गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए जी। कैसे आप लोग? तो इनको जानते होगे आप, पड़ोसी है हमारे, या हम इनके पड़ोसी है ना। तो दिव्य ज्योति कटोच। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट आया था, 10th रैंक तहसीलदार है ना। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी। तो अभी आपके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, और आपकी कुछ क्वेरी होगी है ना, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको थोड़ी सी कुछ यूनिक चीज़ें मैं बताता हूँ इनके बारे में। तो सबसे पहले तो है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर होता है। अब तक हमारे पास कोई ऐसा, पिछले 11 साल से हम टीच कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ नहीं कि पहले अटेम्प्ट में किसी ने क्वालिफाई किया होगा। और 22 की एज में तो ये भी बड़े बच्चों लोगों के सवाल होते हैं कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है। तो ये मंत्र आपको बता देंगे। और दूसरा ये भी रहा है कि बहुत लंबे टाइम से जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उसमें भी इतनी ज़्यादा सिलेक्शन नहीं दिखती है। और पिछले लास्ट ईयर हुई थी एक सिलेक्शन पॉलिटिकल साइंस से, और बाद में उनका यूपीएससी में हो गया था, वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो वो उन्होंने उधर ज्वाइन कर लिया था। तो इस साल पॉलिटिकल साइंस से भी इनका हुआ है ना। और तीसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चंडीगढ़ दिल्ली ही जाया जा सकता है, घर के नज़दीक रह के भी। बट इनका तो कुछ नज़दीक ही था, ये तो अपनी क्लास अपने घर से सुन सकते थे बालकनी से, ठीक है। तो इतना नज़दीक होके भी तैयारी हो सकती है। तो चंडीगढ़ जाने की, दिल्ली जाने की ज़रूरत ना हो कि आप यहीं पे कर रहे हो, तो आप बिल्कुल एक सही इन्वायरमेंट में हो। और जैसे हमारी इस बारी रिज़ल्ट है, शिमला से सेकंड रैंक है ना, चंडीगढ़ से फर्स्ट रैंक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो कि कुछ को स्पेशल जगह ही जाना पड़ता है, कुछ स्पेशल तरह की ही बातें होती है। तो वो सारा कुछ अब सॉर्टेड है, ऑनलाइन है। अब जैसे इनके पास, हमारे पास ऑसम की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो ऑसम इन्होंने चंडीगढ़ से ही किया था है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसकी। तो वो सारा पॉसिबल है, बस आपको उस माइंडसेट के साथ काम करना है। तो एक बारी फिर से मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई दिव्या। तो आप करिए इंटरेक्शन, जितनी देर आपको लगता है आप कर सकते हैं, जितनी देर आप इनसे पूछोगे बातें उतनी देर चलेगा, ठीक है जी। चलो जी, चलो, थैंक यू। आपने मोटर यूज़ करना, मोटर यूज़ करना, मना अगर करना हो फिर से चल पड़ेगा अगर लगाऊँ तो यहाँ। हाँ हाँ, आप इसको चाहे पॉकेट में रखो, चाहे, चलो। हेलो एवरीवन। तो आपने, सर ने तो इंट्रोडक्शन करवाई ही दी है मेरी, मैं फिर से बताती हूँ आपको। आई एम दिव्य ज्योति कटोच, और इस साल के एग्ज़ाम में मैंने 10th रैंक हासिल किया है, तहसीलदार पोजीशन मिली है मुझे। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए बुलाया है। तो अब मेरी जर्नी, बिकॉज़ मैं 2024 की ग्रेजुएट हूँ, और फिर 2025 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। मेरी ग्रेजुएशन धर्मशाला कॉलेज से ही हुई है, और स्कूलिंग भी मैंने धर्मशाला से की है, हाईलैंड पब्लिक स्कूल से। तो मैं धर्मशाला में ही रही हूँ, और जैसे सर ने कहा, वो चंडीगढ़ वाली बात तो रही नहीं है यहाँ पे। चंडीगढ़ में गई नहीं थी। मुझे भी था, पहले लगता था कि चंडीगढ़ में जाके होगा। इनफैक्ट मैंने अकेडमी जो दिसंबर में ज्वाइन की थी 2024 में, और फिर मैं जनवरी में मैं चंडीगढ़ गई थी, जोगटा अकेडमी में ही, वहाँ पे एडमिशन ली थी। बट वहाँ मुझे एलर्जीज़ हो गई, तो मैं 10 डेज़ में वापस आ गई। सो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि चंडीगढ़ में क्रैक होगा सिर्फ, या फिर दिल्ली जाओगे तो होगा, तो इसको निकाल दो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है और आप कर सकते हो। तो अब बताओ, पहले आपकी क्वेरीज ले या फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ अपनी जर्नी? ओके, तो मैं 2024 ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपको बताया। फिर मैंने उसके बाद, क्योंकि मैं 20 ईयर्स में ग्रेजुएट हो गई थी, तो मुझे पता था मैं इस एग्ज़ाम के लिए तो एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी शुरू कर दी, और मैंने एसएससी सीजीएल 3 मंथ्स के लिए प्रिपेयर किया, जून से लेके सितंबर तक। उसके लिए मैंने तैयारी की, और वो किया, मेरा प्री क्लियर हो गया था एसएससी सीजीएल का। और फिर उसके बाद मैंने क्योंकि मेंस आता है, तो थोड़े मेंस की तैयारी की, और फिर मैंने सोचा अब एचएस के लिए करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो एलिजिबल हो जाऊँगी। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की और प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की उसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने, वही जून में प्री होता है, उससे पहले भी मैंने और एग्ज़ाम्स दिए हैं। सीडीएस किया है, एफकैट किया है, आईबी का एग्ज़ाम भी दिया है, एसीआईओ का, वो सब एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। और मैं आपको भी यही कहूँगी, आप जो मर्ज़ी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो ऐसे अम्ब्रेला एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जिसमें जीएस आता है, जर्नली, है ना, सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। अभी पटवारी की वो निकली होंगी ना पोस्टें,
मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबको कि वो पटवारी का एग्ज़ाम भी देना। उससे बेटर आपको एक होता है ना मॉक, एक तरीके का मॉक ही होगा, इवन इफ़ यू डोंट जॉइन, वो मॉक ही होगा, ज़रूर देना पटवारी का एग्ज़ाम। आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी को एग्ज़ाम का फियर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एग्ज़ाम्स देती रही मैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली फिर एग्ज़ाम मोड में रही हूँ जून से लेके अगले साल के जून तक, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम मोड में रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जब एग्ज़ाम आता है तो आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो ना, रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता है आपको बीच में। तो कॉन्स्टेंटली उस एग्ज़ाम मोड में रहना बहुत बड़ी की है पहली बार एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आपका एग्ज़ाम का ना फिर फियर ख़त्म हो जाता है, आपको डर नहीं लगता है प्री से पहले। आपको पता है आप MCQ एग्ज़ाम्स तो पहले भी दे चुके हो, ठीक है, बस वैसे देते आना है आपने और एग्ज़ाम्स। और इधर भी ना मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है प्री से पहले, आपने ज़रूर देनी है, उसे नहीं स्किप करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, मुझे एक बात बता देना, इफ़ आई स्पीक टू फास्ट, क्योंकि मुझे बताया गया है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो अगर ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो वो भी बता देना मुझे, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी है, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, सिलेबस नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, आपने वो टेस्ट देने ही देने हैं। नहीं भी आता है तो वो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, वो 100 क्वेश्चंस आप एनालाइज करोगे तो आपको कम से कम 100 चीज़ें तो आ ही रही हैं। फिर जब आपकी थोड़ी तैयारी भी है तो ऐसा है कि आप जब वो मॉक टेस्ट दोगे तो आपने सिर्फ ऑप्शंस जो आती है ना, 4 ऑप्शंस होती हैं, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं पढ़नी है, वहाँ पे चारों ऑप्शंस को रिसर्च करना है। सिर्फ ये नहीं कि जो सही आंसर है, चारों चीज़ों को करना है। फिर आपके पास एक ही टेस्ट से आप 400 चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आपको बेनिफिट रहेगा आपका भी, सबका टाइम कम लगेगा और आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर फोकस कर पाओगे। और आप सबसे ये भी होता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि खूब सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोर्स भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। ऐसा नहीं करना है। एकेडमी पे फेथ रखो थोड़ा, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, इन्हें पता है क्या आता है और क्या नहीं आता है। आपको एकेडमी आने का मेन पर्पज़ यही है ना, गाइडेंस है। नहीं तो आपको भी पता है, सिलेबस तो आपके पास भी है, सिलेबस सबको पता है क्या है। अब ज्योग्राफी आप पढ़ने लगोगे ना, उसकी डेप्थ इतनी होगी, नहीं ख़त्म होगी, आप पूरी ज़िंदगी लगा दो। एकेडमी में आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा लिमिट्स पता लग जाती हैं, आपके एग्ज़ाम में लिमिट्स कितने हैं, आपके सब्जेक्ट का लिमिट्स क्या है, आइडिया लग जाता है उस चीज़ का, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाओ। तो अगर प्री के लिए आपने ऐसे करना है, जब आपके टीचर जो पढ़ाए, हैव फेथ ऑन द अकेडमी, और टेस्ट सीरीज स्किप नहीं करनी है, और टेस्ट भी देते आने हैं जो जिनमें GS इंक्लूड होता है। फिर रही बात मेंस की, क्योंकि मेंस मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया था, तो मुझे मेंस की तैयारी ना उन 2 मंथ्स में करनी पड़ी थी। बहुत बहुत पेनफुल रहा था वो 2 मंथ्स, आई एम नॉट इवन जोकिंग, बहुत बुरे रहे थे। और ऊपर से ऑप्शनल की भी तैयारी करनी थी। तो आप लोगों ने मेंस की तैयारी पहले से करके आनी है, साथ में थोड़ा थोड़ा करते आना है, इन टच रहना है उन सब चीज़ों के, ठीक है। अब एकेडमी के ऑसम के नोट्स होते हैं, बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं GS1 में, मुझे बहुत हेल्पफुल रहे हैं। इनकी साइट पे फ्री होते हैं, जो एकेडमी की साइट पे फ्री हैं वो नोट्स। आप अब आपको तो अगले साल के लिए नेक्स्ट आएंगे ना मेंस के लिए, पर आपने वो नोट्स भी पढ़ते रहने हैं, क्योंकि जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो स्टैटिक ही हैं, है ना, उन पे ज़्यादा चेंज थोड़ी होगा। वो स्टैटिक तो आपने साथ साथ में पढ़ते आना है, ऐसा नहीं याद करने का प्रेशर नहीं लेना, जस्ट रीड इट, ठीक है। सिंपल रीडिंग देनी है, 2 बार दे लो, 3 बार दे लो, ताकि आप इन टच में रहो उन चीज़ों के। तो मेंस की तैयारी पहले से ज़रूर करना, और आपका जो ऑप्शनल है उसमें भी आप साथ साथ में वर्क करते जाना। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़े थोड़े एफर्ट से भी होता रहेगा पूरा टाइम, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। तो वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कर पाते हो और कितना नहीं कर पाते हो। फिर आया इंटरव्यू के लिए। मेरा जब इंटरव्यू था तो मैं बीमार हो गई थी, आई कुड नॉट गो अटेंड द मॉक, पर मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, वेरी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मैंने इस जोगटा सर को पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू दिया था फिर जब वो इधर आए थे, क्योंकि मैं मॉक नहीं दे पाई थी, और सर ने मुझे बहुत गाइड किया उसके लिए। मेरे एकेडमी टीचर्स और भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया इसके लिए। और कई बार जो होता है ना, आपका जो उसमें जहाँ आपका ना नॉलेज नहीं टेस्ट होगा ज़्यादा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो, आपने प्री क्लियर किया है, आपने मेंस क्लियर किया है, तो आप ये प्रूव कर चुके हो कि नॉलेज तो है आपके पास। वहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी ही टेस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा कि आप करके आए हो, और आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, हर कोई किसी ने थोड़ी किया है वो चीज़ क्लियर। तो यू विल हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, विश्वास रख के जाना। वहाँ पे वो आप पे प्रेशर बनाएंगे, आपको मतलब करेंगे आपके, ताकि आप डिगमगा जाओ अपने आंसर्स पे, उन पे टिके ना रहो, या चेंज कर जाओ अपना आंसर या कुछ भी, ठीक है। वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, पर आपने उस प्रेशर में गिवन नहीं करना है। आपने आंसर दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है, आपकी रीजनिंग है, आपका लॉजिक है, आपने तो ही दिया है ना वो आंसर, आपने वही प्रेजेंट करना है उनके सामने, वही टेस्ट हो रहा है आपका वहाँ पे इंटरव्यू में, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछते हैं, ठीक है, वो करते हैं डील, क्योंकि जर्नी तो मैंने आपको बता दी, आपको बेसिकली क्या था
बाकी आपको जो कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, वो कर लेते हैं क्लियर, पूछ सकते हैं आप लोग। हिंदी को कैसे आपने मतलब कैसे तैयारी अच्छा, एक एक करके लेते हैं। कितना टाइम में तैयार हो जाता है क्या है? ओके, तो पहले हिंदी वाला देख लेते हैं। हाँ जी, अब मैक्स उसकी हिंदी मेन हाँ। बैरियर रहता है उसको, क्योंकि 40 मार्क्स तो सबको लेने ही है, तो हम्म। उसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि हमारे पास बुकलेट्स ओनली जो अकेडमी है, तो आपने कैसे अप्रोच करा है? हिंदी के लिए मैंने भी जोगटा अकेडमी की बुकलेट्स यूज़ की थी, और जो बेसिक ग्रामर बुक्स भी होती है ना 9th 10th की आप उठाओगे ना, दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मैंने जो पर्सनली अपने लिए स्ट्रैटेजी रखी थी वो ये रखी थी कि ऐसे जैसी चीज़ें जो होती हैं ना, जो आती हैं ज़्यादा मार्क्स में, वो ना सब्जेक्टिव होती हैं। वो उसमें आप मतलब श्योर नहीं हो सकते कि आप ठीक लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। कई बार टॉपिक ही ऐसा जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने यहाँ पे मॉक दिया था हिंदी का, तो टॉपिक्स ही इतने डिफ़िकल्ट हिंदी में थे कि वो समझ ही नहीं आ रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या मैं ठीक भी लिख रही हूँ कि नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो चीज़ें होती हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, और जो आती है ना संधि वगैरह आती है, वो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव होती है, जहाँ पे आपको पता है या तो आप सही कर रहे हो या तो आप गलत कर रहे हो, आपको क्लियर है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। वट आई डिड वॉज, सुबह मैं एक टॉपिक पढ़ूंगी, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए जोगटा अकेडमी के, और एक और 10th क्लास की कोई बेसिक बुक ले लो जिनमें खूब सारी शब्द हों, वो कर लिया, ठीक है, सुबह पढ़ लिए, शाम को वही रिवाइज कर लिया। अगला दिन कोई और टॉपिक उठाया, याद करने का प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट रीड देम अगेन एंड अगेन, वहीं पे मेमोराइजेशन हो जाती है और वहीं पे पता लग जाता है। अब हिंदी कोई फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी है, बेसिक्स तो सबको पता ही है, बस उन चीज़ों पे ऐसे ऐसे करना है। और मैंने वही ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया, जहाँ मुझे पता है मैं अगर कुछ लिख रही हूँ तो सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। ऐसे मैं नहीं बता सकती ना मैं ऐसे कि कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव चीज़ है, तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ पे आप श्योरिटी के साथ कर सको। और अब आपने क्या पूछा था? ऑप्शनल का जैसे कितने टाइम में तैयार हो जाएगा, कैसे अप्रोच करना है, क्या है, जैसे लास्ट तक उसको टाइम देना है या पहले कवर कर लेना है, क्या है? देखो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अगर दिन में 2 आवर्स भी दोगे ना सिर्फ पहले उसको कवर करने के लिए, तो इट विल बी इनफ। सिर्फ 2 आवर्स भी दोगे, सिर्फ अपना टॉपिक रीड कर रहे हो, अभी याद नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, कंटेंट आप स्टोर करके रख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा। बट यू हैव, अगर मेरी तरह लेस टाइम है ना, तो आपको टाइम डबल करना पड़ेगा। आप ऑप्शनल क्या रखना चाह रहे हो? हिस्ट्री, हाँ, तो गुड ऑप्शनल है, अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल है उसमें भी। तो आपके पास बुक्स क्लियर है अपनी, आपने क्या लेना है, बुक्स कहाँ से सोर्स करना है आपने, या अकेडमी से कोचिंग होगी? आपने ज़्यादा ना स्प्रेड आउट नहीं करना है, ज़्यादा आपने सोर्सेज लेने की कोशिश नहीं करनी है, एक सोर्स करना है, 2 सोर्स करने हैं, पर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको ना कोई बीट ना कर सके उन सोर्सेज पे। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऊपर से ऑप्शंस आती हैं, तो आपने अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करना, और उनके ना एक अप्रोप्रिएट आंसर्स बना लेना, चाहे आप नेट की हेल्प लो या अपने टीचर्स की हेल्प लो, अप्रोप्रिएट आंसर्स बना के रखना, फिर उन आंसर्स को एंड मोमेंट पे रिवाइज करना है, ठीक है। और जो भी नोट्स बनाओगे एंड के लिए सिर्फ वही रखना है, बार बार बुक्स पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो बहुत लेंथी होता जाएगा और कवर नहीं हो पाएगा। और कोई क्वेश्चंस? CSAT के लिए आपको मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है, मैक्सिमम बच्चों को वही आती है, तो मैथ्स तो प्रैक्टिस का वो है। इनफैक्ट रीजनिंग के लिए भी यही बोलूँगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। उसके लिए भी मैं यही करूँगी, सुबह जो करते हो ना उसको शाम को रिवाइज़ करो, वो मेमोरी में बिल्ड होता रहता है फिर आपकी। अब जैसे आपने सुबह मैथ्स का सपोज रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक किया, 2 आवर्स उसको पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, या फिर आप यहाँ पे क्लासेस लगाते हो तो वैसे देख लो। CSAT को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कहती हूँ कि आप एंड के 2 मंथ्स में प्रिपेयर करो उसको, क्योंकि ताकि आपको थोड़े जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना वो फ्रेश याद रहें, बिकॉज वो तो आपके कॉमन यूसेज में नहीं आते हैं ना, ताकि आपको जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओ तो आपको वो फ्रेश याद रहें। एंड मोमेंट पे करना उनको, लास्ट के 2 मंथ्स। सुबह आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, शाम को आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 आवर्स उतना ही टाइम दो और 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगले दिन कोई और टॉपिक पढ़ा, उसको सॉल्व करो। फिर जब ऐसे करके आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए ना, तो फिर आपने पूरा CSAT के जो मॉक पेपर्स होते हैं ना वो देने हैं, रोज़ देने। एंड लास्ट के 1 मंथ में तो मैं आपको कहूँगी कि कम से कम हफ्ते में 2-3 मॉक्स दे दिया करो। उस प्रैक्टिस से आपको इतना, आपको मतलब खुद में भी चेंज दिखाई देगा, आपको एक ना टेक्निक होती है एक सॉल्व करने की, जितना ज़्यादा पेपर दोगे ना वही आएगा। ऊपर से फिर कई सारे बच्चे मैंने देखा है ना, वो देते ही नहीं है, ये वाले मॉक्स ही नहीं देते, बोलते हैं हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हम नहीं दे सकते। देखो, वो फुल प्रिपरेशन, वो फुल सिलेबस कंप्लीशन ना, वो कभी नहीं आएगा, वो पॉइंट आपको कभी नहीं लगेगा, फील नहीं होगा कि मुझे आता है। वो जब आप टेस्ट दोगे तो ही पता लगेगा आपको कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। टेस्ट को ऐसे नहीं देखना है कि मुझे नहीं आता बुरे मार्क्स आएंगे, आपको ऐसे देखना है कि जो नहीं आता उसको मैं सीख लूँगा, ऐसे देखना है टेस्ट को।
और टेस्ट देने ज़रूर हैं, मैं बार बार फोकस करूँगी, उन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। करंट अफेयर्स को भी ऐसे ही करना है, वो भी डाउट होगा शायद आप लोगों का। करंट अफेयर्स भी ना मैं एंड में करती हूँ, उनको स्टार्टिंग से नहीं लेके चलती। रोज़ करंट अफेयर्स के सिर्फ 15 मिनट्स 20 मिनट्स न्यूज़पेपर, वही याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना है वहाँ पे, सिर्फ रीड करना है नॉर्मली, याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना। और वही जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चले होते हैं, उनको तो ऑब्वियसली आपको इन डिटेल करना है, बट ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज़ का। रोज़ आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया 15 मिनट्स 20 मिनट्स, उसके बाद लास्ट के 2 मंथ्स में अकेडमी के, अगर आपको पढ़ के ज़्यादा याद होता है तो आप मैगजीन्स पढ़ो, स्पीडी है, घटना चक्र है, अकेडमी की भी आती है करंट अफेयर्स की, है ना। या तो फिर आप एक काम करो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। अब मुझे लिसनिंग से बेटर याद होता है तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, मंथली आती है ना करंट अफेयर्स, तो वो पिछले आपने 4-5 मंथ्स या 5-6 मंथ्स जितना आपके पास टाइम है वो करना है। करंट अफेयर्स भी मैं लास्ट के 2 मंथ्स के लिए रखती हूँ, तब करना होता है ताकि आपको वो चीज़ें फ्रेश याद रहे। आप पहले से करके आ रहे हो, साल पुरानी चीज़ थोड़ी याद रहेगी आपको, है ना। जो फ्रेश करोगे वही याद रहेगा, तो आप उसको बेटर एक्सप्रेस कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। और कुछ आप सैटरडे को टेस्ट देते होते हैं यहाँ पे ना, टेस्ट सैटरडे को मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं ना उसमें। अभी आप उतना करो, ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे, जैसे आप प्रीलिम्स कर लेते हो ना, प्रीलिम्स के पास पहुँचने लगते हो, तो आपने टोटल फोकस प्रीलिम्स करना होता है ना। उसके बाद जब आप ऑसम बैच स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ ऑसम के नोट्स पढ़े थे और मैंने सिर्फ ऑसम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। रोज़ आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, 8 मार्क्स का और एक 12 मार्क्स का। अगर सपोज आपने नहीं भी लेना है ऑसम बैच, तो भी आपने रोज़ कम से कम 2 क्वेश्चंस करने हैं, 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का। वो टीचर से चेक करवा लो, अपने पुराने ईयर के पेपर ले लो ना, GS1 GS2 के, और वो टीचर से चेक करवाओ। रोज़ जब आपको फीडबैक मिलती है ना, तो आपको पता लगता है कि आपने क्या गलत किया है, कैसे स्ट्रक्चर करना है। और अगेन इसमें भी टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जब टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट की तो जो मेरा मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा सब यूनिट करके टेस्ट होते हैं ना यहाँ पे भी, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पेसिंग है टेस्ट की, टेस्ट सीरीज़ की। और धीरे धीरे करके मुझे डर लग रहा था मैं नहीं दे पाऊँगी, पर फिर मैंने ऑसम में सर की क्लास थी ना, तो सर ने क्लास में मेंशन किया कि अभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और सबके कम मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, पर सर ने कहा पर आपको टेस्ट फिर भी देने हैं, क्योंकि आप कुछ करोगे, कुछ हमारे सामने लाओगे, तो ही हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। जब आप कुछ करके ही नहीं दोगे आगे, तो हम क्या इम्प्रूव करेंगे, क्या बताएंगे आपको कि क्या गलती कर रहे हो और क्या नहीं। तो मैंने वो क्लास में सुना था सर की, और फिर मैं भी टेस्ट देने आ गई। मेरा 56 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट ही नहीं हुआ है पहले, उसमें स्पीड का इतना कंप्लीट ही नहीं हो रहा है पेपर, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े जा रहे, आगे क्या है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। पर फिर सेकंड टेस्ट दिया, उसमें भी यही इशू था, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, 56 मार्क्स का पेपर फिर रह गया मेरा। फिर जब थर्ड टेस्ट दिया ना, तो मैंने, वही आप देखते हो कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही आ रही है मेरी, ठीक है, करेक्शन तो मैं बाद में करूँगी, पहले पेपर तो कंप्लीट हो मेरा। तो आप देखते हो सबसे बड़ी गलती यही आ रही है। जब मैंने थर्ड टेस्ट दिया तो मेरा 12 मार्क्स का पेपर बचा सिर्फ, क्योंकि मैंने उसको इवनली स्पेस करना शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, उसको छोड़ो और नेक्स्ट करो, ठीक है, इवनली स्पेस करना शुरू कर देते हो फिर आप। फिर फोर्थ टेस्ट से मेरे सारे टेस्ट कंप्लीट होना शुरू हो गए। ये स्टार्टिंग में बिल्कुल, आप जब स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल तब आप परफेक्ट नहीं होगे, वो प्रैक्टिस से ही होगे। खूब सारे मॉक टेस्ट होते हैं, खूब सारे दोगे ना, एंड तक यू विल ऑल्सो बी परफेक्टली फाइन। फिर जब एक बार मेरा पेपर कंप्लीट होना शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर मैं क्वालिटी पे इंप्रूव करना कर सकती हूँ शुरू, ठीक है। फिर जैसे मुझे नहीं आती थी आंसर राइटिंग भी बिल्कुल भी, मैं क्लूलेस स्टार्ट की थी। फिर जोगटा सर ने, अकेडमी में और टीचर्स हैं, मौसम सर ने मेरे आंसर्स चेक किए, और उन्होंने फिर मुझे पूरा बताया कि मैं जैसे इंट्रोडक्शन बहुत लॉन्ग लिख रही हूँ, इसलिए मेरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैं कंटेंट कम लिख रही हूँ, इंट्रोडक्शन ज़्यादा है, और कंक्लूजन स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना फाइनाइट स्पेसेस होती हैं लिखने के लिए आंसर। तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा, स्पेसिंग कैसे करनी है। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव 8 पॉइंट्स। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव 12 पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन में अगर आप डेटा लिखोगे, इट इज़ बेटर। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, ये टेस्ट सीरीज़ में ही टीचर्स के साथ काम करके तभी पता लगती हैं चीज़ें। और अभी जो आपके टेस्ट हो रहे हैं ना, वो आपको बेनिफिट है कि वो पहले से आपको सीखने को मिल रहा है, आपको मेंस के स्ट्रेस में नहीं करना पड़ रहा है वो सब, है ना। वो सब करते रहना है रेगुलरली, टेस्ट स्किप मत करना, वो आपका ही लॉस होगा। चाहे आता है चाहे नहीं आता है, टेस्ट ज़रूर देना है। वंस अगेन मैं यही बोलूँगी, टेस्ट को ऐसे नहीं देखना है कि मुझे नहीं आता है मार्क्स कम आएंगे। टेस्ट देखना है, नहीं भी आता है चलो कोई बात नहीं, टेस्ट के 4 क्वेश्चन हैं, चलो ये 4 क्वेश्चन तो सीख लूँगी, है ना, ऐसे ही होता है। और कुछ आप कोचिंग क्लासेस के बाद कितना टाइम डेडिकेट करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए? सी अगर आप रूटीन पूछोगे मेरी, तो मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ। समर्स में लाइक आई विल वेक अराउंड 5 to 8 पढ़ लूँगी, विंटर्स में 6, तो 6 to 8 ये सुबह मेरी मतलब बेस्ट शिफ्ट मुझे लगता है, बेस्ट आउटपुट यहाँ पे आएगी। तो सबसे वो अपना अपना होता है ना, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं,
तो सुबह सुबह वाली शिफ्ट मुझे लगता था मेरी बेस्ट आउटपुट वाली है। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी ना, जो सबसे मुश्किल है याद करने को, नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो मैं सुबह सुबह कवर करूँगी। फिर अकेडमी का टाइम आ जाएगा मेरा, उसके बाद जो अकेडमी में पढ़ाया है उसको डेली रिवाइज़ कर लो। अकेडमी में अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, पे अटेंशन, आपकी 40-50 चीज़ें % ना उधर ही हो जाएंगी। आपको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं ना अटेंटिव होकर सुनूंगी क्लास में और फिर उसको घर आके ना रिवाइज़ कर लूँगी। एक दिन में तो ज़्यादा नहीं होता है ना पढ़ाने को, 4 आवर्स तो होती हैं, 2 क्लासेस होती हैं, 2 ईच, है ना। तो वो ज़्यादा नहीं होता, वो आप आराम से 1 आवर में अच्छे से कवर कर सकते हो। उन चीज़ों को कवर कर लिया। फिर आपको कोई अगर जैसे एक टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब मेरे पास एक बुक थी जिसमें टॉपिक वाइज MCQs थे, ठीक है, UPSC और ये सब एग्ज़ाम्स के, तो मैं वो अटैम्प्ट कर लेती थी। आज एक टॉपिक ख़त्म हो गया अकेडमी का, तो वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लूँगी, ठीक है। फिर शाम तक मेरी पढ़ाई की शिफ्ट होती थी, पूरा जो मुझे अगर कोई नया टॉपिक याद करना है या फिर जो पढ़ाया है उसका पूरा रिवाइज़ करना है। फ्राइडेज़ को पूरा बुकड होता था कि सैटरडे को टेस्ट होना है, तो फ्राइडे को अकेडमी से वापस आके मैंने वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है जो कल होना है मेरी अकेडमी में। और फिर वो चेक होके आएगा, तो वही फिर मुझे पता लगेगा मेरी क्या गलती है और मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो टाइमिंग देखो, वो ना पर्सनली डिपेंड करता है, उसका एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको एक टॉपिक जल्दी समझ आ गया, अच्छी बात है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। कई बार नहीं आता है तो आपका पूरा टाइम वहाँ चला जाएगा। ये भी मैं कहूँगी ना, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा, तो आस्क हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स से आके पूछो, कोई भी टॉपिक हो, है ना। सपोज अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी आपको ज्योग्राफी और साइंस पढ़ा रहे हैं जैसे, पर आप अलग से अपने लिए हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अपने फ्री टाइम में आप हिस्ट्री करते हो, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आके पूछो टीचर्स से, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर नहीं होता है ना, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो उसको वहाँ पे रेस्ट कर दो। उससे क्या होता है ना, उसको उधर वहाँ पे रेस्ट कर दो, उसको बाद में टेकअप करो, बाकी सब कवर करो। नहीं तो आप एक चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। अब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स्ड है, 100 आएगा प्रीलिम्स में, मेंस में भी फिक्स्ड है कितने कितने आएंगे क्वेश्चंस। अब उस टॉपिक पे आप इतना सारा टाइम वेस्ट करोगे ना, और अपने बाकी के मार्क्स भी वहीं पे खो दोगे, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पढ़ के। तो उस चीज़ को ना वहीं रेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर दोबारा कभी किसी और फ्रेश माइंड से ट्राई करना है, तो भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेट इट रेस्ट। टीचर से हेल्प लो, नहीं हो रहा है, लेट इट रेस्ट, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए PYQ कैसे एनालाइज करना है, उसकी एक अलग नोटबुक बनानी है कि वहीं पे? प्रीलिम्स का व्हाट आई डिड वाज कि अब जैसे ना 2024 से ना थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेपर्स जो होंगे वो 2024 और 2025 के ही होंगे। तो आपने फोकस उन पे ही करना है, उनसे पीछे वालों को भी एनालाइज करना है। फिर आपने ना थीम्स नोटिस करने हैं उसमें से कि आते कहाँ से हैं। अब जैसे 2024 के पेपर में थीम, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, न्यूज़पेपर्स का था, ठीक है, कि उसका ऑथर कौन है, या आई थिंक डेट्स का था कुछ, ठीक है। तो मैंने उधर थीम, वो मुझे मिल गया है कि न्यूज़पेपर्स, और वो पूछ रहे हैं हिस्टोरिकल, मतलब फाइटर्स और उनके, है ना। तो मैंने उसके उसी टाइम पे साथ में एक चार्ट बना लिया उसका, ठीक है, साथ में कि जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे वो उनका स्टार्ट कब हुआ, उनका फाउंडर कौन था और लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है। चार्ट बना लिया वहाँ पे। चार्ट से ना इजी भी होता है पढ़ना। हिस्ट्री तो मैंने की पूरी चार्ट से है। जो भी जैसे मूवमेंट्स होते हैं, ट्राइबल रिबिलियंस मूवमेंट्स, INC के सेशंस हो गए, सबके चार्ट्स बना लो। चार्ट्स ईजी टू रिवाइज होते हैं, क्योंकि डिटेल्स तो आपको फिर भी पता होती है ना। या फिर चार्ट में एक कॉलम अलग से बड़ा ब्रॉड सा बना लो, वहाँ पे थोड़ी डिटेल्स लिख लो, कीवर्ड्स, वो ईजी करता है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्योंकि आपसे ऑब्वियसली जब आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो पूरी सब्जेक्टिव थोड़ी पूछेंगे आपसे। प्रीलिम्स के लिए चार्ट्स बनाओ, हिस्ट्री में स्पेशली, वेरी हेल्पफुल। तो आपने पूछा था PYQs का, तो आपने थीम्स रिकॉग्नाइज करने हैं उसमें से, और उसको ना उसी टाइम कवर करने की कोशिश करनी है। फिर आपने वो मटेरियल जो है सीधे अपनी फाइल इन रिविजन में उठाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। सोच लो, इधर ही हूँ मैं। एक तो ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं ना, वो एंड के लिए रखो, वही, ताकि क्योंकि लंबे टाइम तक नहीं रिटेन रहता है, मुझे भी नहीं रहता है, तो वो एंड के लिए रखो। जो बहुत फैक्ट्स चीज़ें हैं, अगर हो सके तो अलग से लिस्ट बना लो उन चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और डेटा है, और उसको एंड के लिए रिवाइज करो। सेकेंडली, अब रिविजन तो होता ही है, रिविजन से बेटर कुछ नहीं होता। सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगता है किसी भी चीज़ को पढ़ने में रिविजन ही होता है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ नहीं पढ़ी जाती। नई चीज़ लाओगे तो आप इंटरेस्ट के साथ सुनते हो उसको, बार बार सेम चीज़ पढ़ना मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने ऐसे किया था अपने, जैसे प्रीलिम्स से पहले भी और मेन से पहले भी, जैसे एक मैं पूरी जब रीडिंग दी, मैंने प्रॉपर रीडिंग दी है, तो उसके लिए मैंने 2 डेज़ दिए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैंने एक साइकिल कंप्लीट की सभी सब्जेक्ट्स की। फिर दोबारा उनको पढ़ूंगी, 1 डे दूंगी इस बार, ठीक है। स्पेसिंग करनी होती है, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है इसके लिए। फिर उसके बाद जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने पहले दिए 2 डेज़, उसमें मैंने पूरी ज्योग्राफी जो मैंने नोट्स बनाए हैं सब पढ़ लिया,
ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कवर कर लिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा ज्योग्राफी करूँगी, बट दिस टाइम मैं अपने आप को 1 दिन दूंगी उसको कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ा है तो उसको जल्दी क्विक करूँगी। फिर अगली बार जब उसकी 3rd राउंड रिविजन लगाऊंगी, कम से कम 3 तो मुझे लगता है ज़रूरी होते हैं, उससे नहीं तो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी बेटर रिटेंशन है तो यू कैन ऑल्सो डू इट इन 2, पर मैंने 3 राउंड्स लगाए थे। और फिर मैंने क्या किया था, फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, फिर 2 सब्जेक्ट्स में सेम डेट पे कर लूँगी। ऐसे ऐसे करके रिवाइज ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका टाइम भी कम लगेगा और रिटेंशन ज़्यादा रहेगी। और जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, असली तो आपको तभी पता लगता है कि आपने कितना याद रखा है। उससे पहले वो फियर रहता ही है मन में कि नहीं यार मुझे याद नहीं है, मैं भूल जाऊँगा, मुझे याद नहीं है, मुझे आएगा ही नहीं वो करने। असली जो है आपको वो एग्ज़ाम में पता लगेगा, तभी मैं कह रही हूँ मॉक्स और टेस्ट नहीं स्किप करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट के मंथ की है, मतलब जैसे भी हमारा एक सब्जेक्ट आगे चला गया, पिछला छूट गया, तो ये आपने जो बताया लास्ट के मंथ में करना आपने किया था? हाँ, लास्ट के मंथ्स में रिवाइज़ किया था। 2 मंथ्स की मैंने ऐसे प्लानिंग रखी हुई थी पूरी। अकेडमी में यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, शाम को आप उनको रिवाइज़ कर रहे हो। मैं ऐसे करती थी कि मैं एक और सब्जेक्ट भी शाम को लेके चलती थी। अब जैसे वही ना, जैसे ज्योग्राफी और साइंस चला है, तो मैं शाम को हिस्ट्री अपने खुद पढ़ती थी वो हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री या तो वो पहले कवर हो चुकी है या बाद में आएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना फिर। वो आपकी डबल रिविज़न वहाँ पे भी हो जाती है एक चीज़। एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा शाम को अपने लिए खुद लेके चलती थी कि वो सब्जेक्ट करूँगी। जो क्लास में रिवाइज़ हुआ किया है उसको रिवाइज़ किया और फिर नया सब्जेक्ट किया। फिर वो डबल रिविज़न ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है उस चीज़ का। आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेके चल भी नहीं सकते हो। कितने लेके चलोगे? 2 लेके चलोगे, 3 लेके चलोगे, इससे ज़्यादा नहीं होता। हम करंट अफेयर के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज जो क्लासेस लगती हैं डेली तो पीडीएफ तो शेयर हो जाती है ग्रुप में, तो उसके मतलब याद नहीं रहती है वो ना पीडीएफ से, तो उसके लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको याद रहने वाला इशू है ना तो नोट्स बनाओ डेफिनेटली, क्योंकि लिख के तो वो एडवांटेज आ ही जाता है याद करने का। और वैसे मैंने तो नहीं बनाए थे नोट्स, एज आई सेड कि मुझे लिसनिंग से बेटर याद रहता है, तो मैं या तो रिकॉर्डिंग्स ले लूँगी, ठीक है, अकेडमी की होगी, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं तो मैं वो सुन लेते हैं। और जब आप टेस्ट वगैरह देते हो ना, जब ये मॉक टेस्ट दोगे वो दोगे, तो आपको ना जो क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स भी होता है उसमें एक सेक्शन लास्ट के, आई थिंक 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही होते हैं 100 क्वेश्चंस में से जब आप अटैम्प्ट करोगे ना, तो उसमें जो 15 क्वेश्चंस होंगे ना, जब आप वो अटैम्प्ट करोगे वो आपको ज़्यादा हायर अटेंशन लेता है। इफ़ यू कैन डू इट इन अ टेस्ट फॉर्मेट ना, तो इट इज़ बेटर। आप सबको शायद पता होगा, टेक्स्ट बुक करके एक साइट है, उस पर करंट अफेयर्स के डेली क्विजेस भी आते हैं, मंथली क्विजेस भी होते हैं। इफ़ यू कैन वो कोशिश करो वो देने की। टेस्ट फॉर्मेट में बेस्ट रिटेंशन होती है, आपको याद रहता है कि अच्छा ये मैंने गलत किया था, इस बार सही करूँगी, ये क्वेश्चन था, ये मुझे दूसरी ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गई थी, ये सही करूँगी, वो ज़्यादा याद रहता है। तो नोट से बेटर आई थिंक टेस्ट फॉर्मेट है। इफ़ यू कैन गेट इट, अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक इज़ अ वेरी गुड ऐप, यू शुड यूज़ इट। और उधर उसका बेनिफिट उठाओ, जो आपको जहाँ से यूज़ कर सकते हो बेनिफिट उठाओ उन सब चीज़ों का। एचपीजीके के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल एग्जाम है, ये वाला सब्जेक्ट जो है, बाकी तो फिर भी कंसेप्चुअल है। तो एचपीजीके के लिए यहाँ पे मैंने अकेडमी के नोट्स भी रिलाई किया था, जो इनकी बुक आती है, और एमसीक्यू वाली अब नई बुक आई है ना, वो भी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है, तो मैं अकेडमी के नोट्स पे ही रिलाई किया था उसके लिए। और ऊपर से ना जब टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं ना, तो दे ऑल्सो गिव यू देयर ओन इनसाइट्स। जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे हैं ना अभी, तो दे विल ऑल्सो भी शेयरिंग मेंस की नॉलेज साथ में, तो वो भी बहुत अटेंटिवली सुनना। मुझे काम आया था ये बहुत ज़्यादा मेरे प्रीलिम्स में, कि जब टीचर्स ने ऐसे, क्योंकि वो जो बात की मेंस की चीज़ें हैं ना, वो तो आप मेंस में करोगे बाद में, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया ना मेंस के नोट्स भी पढ़ना, तो वो अगर आप साथ में वो भी कैरी कर सकते हो, जस्ट रीडिंग, याद नहीं करना है, जस्ट रीडिंग, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे ऑप्शंस देख के आपको वो मेमोरी आ जाती है ना, ऑप्शंस आपको एक फेमिलियर लगता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप उसको, तो वो हेल्पफुल रहता है एचपीजीके के लिए। बाकी सब्जेक्टिव तो होता जा रहा है। बिग बल्कि बुक्स मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। अब अगली बार हो सकता है एचपीजीके की वेटेज थोड़ी कम हो जाए, काउंट नहीं कर सकते आप उन चीज़ों पे, तो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जो फैक्ट्स हैं। और करंट अफेयर्स थोड़े से वही ना अनरिलायबल होते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करके रखो कि उधर आपको कोई बीट ना कर सके। इस बार करंट अफेयर की कितनी वेटेज थी? सी अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होगा, बट सॉरी, मुझे याद नहीं है अभी, मैं नहीं बता सकती है। मैम अभी जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो अभी से छोड़ना शुरू करना है या फिर सब अटेम्प्ट करके एंड में स्ट्रेटजी करनी है कि क्वेश्चंस छोड़ने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो बाद में होगी अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाद में हमें वही आदत पड़ जाएगी कि हमने सारे अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हमें अभी से वो स्ट्रेटजी अपनानी है या लास्ट में?
आप पहले मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में यू शुड ट्राई अटेम्प्टिंग ऑल, क्योंकि तब जो टेस्ट होते हैं, जो मॉक्स होते हैं, वो थोड़ी आपके एक्चुअल वेटेज में जाते हैं. यू शुड ट्राई अटेम्प्टिंग मोर. मैं तो यही कहूँगी अटेम्प्ट्स अपने हाई रखा करो. अगर आप सपोज 30 क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% श्योर है आप कर रहे हो, ठीक है, 100% श्योर है आपको, तो भी आपके 100% करेक्ट नहीं होंगे. 22, 23, 25 इतने ही करेक्ट होंगे. 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस भी ना कभी 100% करेक्ट नहीं होते हैं. ये मेरा खुद, मैंने मतलब पर्सनल फेलियर था. मैंने CUET का PG का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं यही टारगेट लेके चली थी 200 क्वेश्चंस करूँगी. बड़े श्योरिटी से मैं क्वेश्चंस करके आ गई कि 200 मार्क्स आ जाएंगे. और बात थी कि 200 मार्क्स आए, पर उस साल कट ऑफ इतनी हाई चली गई, आई स्टूड नोवेयर, मुझे नहीं मिली जो कॉलेज में चाहती थी, नहीं मिली मुझे एडमिशन. तो तभी मैं कह रही हूँ ना, टेस्ट और भी दोगे तो आप यू लर्न फ्रॉम देम. तो इसमें भी मैं यही कहूँगी अटेम्प्ट्स अपने हाई रखने हैं. अगर आपके सिर्फ जैसे वही ना जो आप क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहे हो, अगर आपके छोड़ने में भी 60 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो उस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं है ना, फिर यू स्टैंड नोवेयर. तो आपको अटेम्प्ट्स हाई रखने पड़ेंगे. और मैं पहले बोलूँगी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अपनी लर्निंग बढ़ाओ, क्योंकि जो क्वेश्चंस गलत होते हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे याद रहते हैं. यू रिमेंबर देम, ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हो कि ये मैंने गलत किया था. तो पहले हाई रखो, फिर धीरे 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 एक्यूरेसी की तरफ मूव करो, है ना. फिर जब फाइनल एग्जाम आएगा ना तो आपको बेटर बैलेंस बनाना आ जाएगा एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स में. 75, 70, 80 इतने अटेम्प्ट्स तो रखने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो वही 100% श्योरिटी से किए हुए क्वेश्चंस भी कभी 100% करेक्ट नहीं होंगे. ज्योग्राफी का थोड़ा बता दो, उसको कैसे करना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, बिकॉज मैपिंग का पता नहीं चल रहा है. मैपिंग को भी मैं कहूँगी थोड़ा एंड के लिए. अब आप सोचोगे मैं कह रही हूँ सब कुछ एंड के लिए रखो, वो मैं सिर्फ रिटेंशन के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो रिटेंशन रहती है उस टाइम पे ना, क्योंकि वह पहली पढ़ी हुई चीज़ें ना मुझे भी भूल जाती हैं, नहीं याद रहता है. मैंने भी जो मैक्सिमम, जो ये आपके टीचर्स भी बताएंगे आपको, जो मैक्सिमम हार्ड वर्क करते हो ना, जो जैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले कि हाँ हमने दिन में 12 घंटे पढ़े, इतना पढ़े, वो एंड के डेज़ का ही होता है. वो पूरे साल का नहीं बता रहे होते हैं, वो एंड के डेज़ ही होता है. तब आपको अपनी सिटिंग बढ़ानी है, सब कुछ बढ़ाना है. मैपिंग का भी मैं यही बोलूँगी, बिकॉज पहली बार होता है मैपिंग. आप ऐसे स्कूलिंग में ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, तो पहली बार करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यूट्यूब वीडियोज़ आती हैं सुदर्शन गुज्जर की, आपको पता ही होगा. तो कॉन्टिनेंट वाइज वो पढ़ाते हैं पूरा, है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है. ऊपर से शेखर सर ने भी अच्छा क्लास में इंटरेक्टिव वो होता है, बोर्ड की हेल्प होती है, सब कुछ पता लग जाता है साथ में. तो एक बार आपने क्लास में कर लिया, एक बार आपने वीडियोज़ देख ली, ठीक है, तो डबल रिविजन हो गया है. तो आई थिंक वो हो जाता है, उतना हो जाता है, इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता ना मैपिंग का, तो उतना सा अगर आप कर लोगे तो हो जाता है वो डबल रिविजन. तो सुदर्शन गुज्जर की वीडियोज़ हैं, ये मैं सजेस्ट करूँगी. और अगर जैसे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आता है ना, तो मैंने अपने लिए क्या किया था कि मैराथन वीडियोज़ आती है ना यूट्यूब पे, इन चैनल्स की, जैसे स्टडी IQ हो गया, है ना, ये आती है मैराथन वीडियोज़, तो मैं वो भी ऐसे सुन, एज ए सेड मुझे लिसनिंग में बेटर याद होता है, तो मैं वो भी बस ऐसे सुनती रहूँगी साथ में. तो मैराथन वीडियोज़ से मेरा होता है कि एक रफ रिवीजन तो हो ही जाता है, बड़ी डेप्थ में नहीं होती हैं वो वीडियोस, पर एक रफ रिवीजन हो जाता है वो साथ में ही ना. इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो आप उन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो. वो 12 घंटे की, 13 घंटे की जो आती हैं वीडियोस, मेक यूज़ ऑफ देम. हाँ, मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस ये तो होगा ही, क्योंकि आपके सिलेबस की ज़्यादा उधर ही आता है ना, तो मॉडर्न पे ही ज़्यादा फोकस करना है. उसमें भी एज ए सेड चार्ट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके, जब आपके टीचर्स आपको करवाएंगे. जैसे मुझे तो अकेडमी के नोट्स बहुत हेल्पफुल लगे, उन्होंने एंशिएंट और मिडिवल को भी ना थोड़ा कंसाइज करके कराया, बट जो भी कराया ना वो हाई इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें थी. एंशिएंट मिडिवल ऐसा करवाया, कम करवाया, पर सारा इंपॉर्टेंट करवा दिया है, तो वो हेल्पफुल रहा एग्ज़ाम के लिए. फिर जब मॉडर्न कराया है तो वो डिटेल में कराया है ना, और उसमें भी डेट्स आपको पता है, प्रीलिम्स का पेपर है, तो उधर ज़्यादा फैक्ट्स पे होगा ज़्यादा बेस्ड वो, तो आपने भी फैक्ट्स वाली चीज़ें जो है ना वो उधर साथ में ही कैच कर ली है. जब नोट्स लिखवा रहे हैं साथ में ही आपने हाईलाइट कर लिया है, साथ में ही कर लेना है वो सब. और फिर उन चीज़ों को अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करके पढ़ना है. एंड मेक चार्ट्स हिस्ट्री के लिए, और जो मैंने आपको अभी बताया ना मैराथन वीडियोज़, ये भी मैं हिस्ट्री के लिए ही बता रही हूँ. हिस्ट्री के लिए मैराथन वीडियोज़ मैंने बहुत देखी हैं, वो 5 आवर मैराथन वीडियो और ये सब बहुत देखी है मैंने इनकी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, होता नहीं है. अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो. उसमें भी पूरी बुक तो दोबारा नहीं पढ़ोगे, आप उसको हाईलाइट, मेरी बुक्स अगर आप देखोगे ना तो उसमें ना मैंने अंडरलाइनिंग करके, नोट्स नहीं बनाती हूँ मैं ज़्यादा, मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ती हूँ, तो मैं अंडरलाइन करके रखती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें. और फिर जब रिवाइज़ करना है तो सिर्फ वो अंडरलाइन चीज़ें पढ़ी, पूरी बुक दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी कभी भी, टाइम नहीं होता इतना आपके पास. तो आपने भी वही करना है. हिस्ट्री के लिए भी स्पेक्ट्रम अगर पहले पढ़ी है तो आप कर सकते हो, नहीं पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम के चक्कर में मत पढ़ना, इट इज़ टू लेंथी, टू बल्कि.
आपको स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं होगा। नोट्स यहाँ के एकेडमी के गुड इनफ। हाँ, इकोनॉमी मुझे भी डिफ़िकल्ट लगती थी मुझे भी दिक्कत आती थी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो ज़्यादातर जो आता है ना वो एक तो बजट वाला आ जाता है ना सेक्शन, वो तो अलग हो जाता है, ठीक है। उस पर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डेटा है प्योर, वही याद करना है। वो भी बुक्स आ जाती हैं एकेडमी, वो भी आपको प्रोवाइड करती है, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ना। उसमें भी अगर आप चार्ट बना लो ना इंडिया और हिमाचल का साथ में कंपैरिजन करते हुए, तो आपको मतलब वही ना, थोड़ा होता है ना बुक बड़ी देख के मन नहीं करता है पढ़ने का। जब आप चार्ट बनाओगे 2-3 पेजेस होंगे, थोड़ा मेंटली भी वो हो जाता है कि इजीली याद हो जाएगा आपको, है ना। तो उसमें भी चार्ट बनाओ ताकि आप एक व्यू में आप ज़्यादा पढ़ सको, है ना। डिटेल की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, तो आप एक तो वो पढ़ लिया। फिर इकोनॉमिक्स में आपको कौन पढ़ाता है? मुझे तो रौनक सर ने पढ़ाई थी। अच्छा ठीक है, अच्छा ही पढ़ाएंगे क्योंकि एकेडमी का तो वो होता ही है ना सेम वो करके। तो इकोनॉमिक्स में आपको वही, अब देखो ना इकोनॉमिक्स में आपको ना बुक्स आपने फॉलो की हैं कोई और? हाँ ठीक है, तो नोट्स पे ही फिक्स्ड रहना, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बहुत वाइड है। नोट्स पे ही फिक्स्ड रहना। एकेडमी को पता है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, कहाँ क्या वेटेज है उन्हें पता है। बैंकिंग वाले चैप्टर्स जैसे जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और वो बिल्स वाले, वो टी बिल्स एंड ऑल, है ना, वो सब चीज़ें जो आप पहली बार पढ़ते हो। मैं भी पहली बार ही पढ़ रही थी, मेरा भी कोई कनेक्शन नहीं रहा है इस सब्जेक्ट से कभी भी। तो उन चीज़ों पे जो नई चीज़ें हैं उनको, इकोनॉमिक्स को ना रिवीजन ज़्यादा चाहिए होता है, नई चीज़ें होती हैं, पता नहीं होता है ज़्यादा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो तो वही हेल्पफुल रहेगा। बाकी नोट्स अकेडमी प्रोवाइड करती है, इनफ है, सफिशिएंट है। और ज़्यादा इधर उधर मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें आप ये देखो कि मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो आपको जब आप दोगे तो आपको लगेगा वो ज़्यादा नॉलेज बेस्ड है, आपको नॉलेज पे जज कर रहे हैं वो। पर जब आप एक्चुअल इंटरव्यू दोगे ना तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी का टेस्ट ज़्यादा है। वहाँ पे ना आपकी नॉलेज का ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। और जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो वो जो होगा ना मूव थोड़ा फास्ट करता है, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा नर्वस भी होगे क्योंकि आपके मतलब पहले इंटरव्यूज़ होंगे ना, वो तो आप उसमें ज़्यादा नर्वस होगे, ज़्यादा स्ट्रेस होगे। जब आप एक्चुअल इंटरव्यू देने जाओगे, बी कूल, बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। वहाँ पे भी आपके ऊपर जो पैनल में होंगे ना, आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है काम नहीं करती है, कि करप्ट है पूरी ब्यूरोक्रेसी। और फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, कि कुछ लोग होते हैं हाँ, पर अगर आप 1-2 लोगों के फेलियर को पूरा इंस्टीट्यूशन का फेलियर तो नहीं बता सकते ना, अनफेयर होगा। फिर वो प्रेशर कर रहे थे कि मैंने बोला ब्यूरोक्रेट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर कहते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं कि हार्डली वर्किंग होते हैं। ऐसे वो मजाक में भी करेंगे आपके साथ, ऐसे प्रेशर बनाएंगे। ज़रूरी यही है, मॉक इंटरव्यू में ऐसा थोड़ा कम होगा, वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने पे फोकस करेंगे ताकि आप एक्चुअल इंटरव्यू के लिए उन क्वेश्चन से फैमिलियर रहें। जब एक्चुअल इंटरव्यू होगा तो एक क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम दिया जाएगा और वो आपको टेस्ट किया जाएगा, आप चेंज कर रहे हो प्रेशर के अंदर, आपकी क्या मतलब डर जा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सब टेस्ट करेंगे। वो कम क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे। मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, कम टाइम लेंगे। मेरा ऑप्शनल था PSIR। मैंने ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ी थी, तो मैं ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट के साथ टच में थी। और फिर मैंने PSIR के लिए जो प्रॉपर तैयारी की थी वो मैंने रिज़ल्ट के बाद ही जुलाई में ही की थी, प्री के रिज़ल्ट के बाद ही जुलाई में स्टार्ट की थी। और फिर मैंने उसके बाद ना, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो वही पेपर A पेपर B 2 होते हैं ना, तो पहले आप एक पेपर को कंप्लीट करने पे जैसे फोकस करो, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैंने बहुत फोकस किया क्योंकि मैंने देखा रेपुटेशन लेवल है, और मुझे लगता है ये बाकी ऑप्शनल्स में भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलवेज रिपीट होते हैं। ऊपर से आपके पास ऑप्शनल में ना ऑप्शंस होती हैं क्वेश्चंस की, जैसे एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड देन यू हैव सम ऑप्शंस कि आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो आप अपने लिए ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ना खुद बना के चलो, ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लो, ठीक है, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कि अगर वो आए तो आपको मतलब देने पड़े, आपको एग्जामिनर को मार्क्स देने ही पड़े, ठीक है। और आप वहाँ पे छूट ना पाओ। आप आइडियल आंसर्स बना के रखो उन क्वेश्चंस के, जो भी लास्ट 5 ईयर्स के देखो, आइडियल आंसर्स बना के रखो पहले से और उनको रिवाइज करो। मेरे लिए पर्सनली वो बहुत हेल्पफुल रहा है PSIR के लिए।
तो टाइम तो अगर आप पहले से ग्रेजुएशन टाइम से अगर टच में हो सब्जेक्ट के तो हेल्पफुल है, और नहीं तो आप जैसे और ऑप्शनल्स, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी बिकॉज मैंने एक ही ऑप्शनल ट्राई किया और वो चल पड़ा मेरे लिए, इट वर्कड फॉर मी। तो आप टाइम है तो यू कैन फिगर मोर बुक्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेश्चन भी वैसे थे जैसे हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें, लेकिन आपने मतलब उसमें अटेम्प्ट हमने ग्रेजुएशन के जैसे अटेम्प्ट किए थे वैसे ही करना है कि यहाँ पे कुछ अलग करना है? नहीं, होता तो बेसिकली वही है, वैसे ही होता है। अब जो आंसर है वो तो वही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा। बाकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है ना, वो जैसे आप बाकी मीन्स के आंसर्स दोगे ना, GS1, GS2, GS3, वैसे वैसे चलेगा। स्ट्रक्चरिंग वैसे आप सीख लोगे वहाँ से। नहीं बोलो। आपने बीटेक की है, BSc? अच्छा, तो साइंस वाले भी बहुत होते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम जो आते हैं वो तो NIT हमीरपुर वाले होते हैं, सारे बीटेक वाले होते हैं। वहाँ पे इनफैक्ट आर्ट्स वाला लेके मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं ही थी वहाँ पे आर्ट्स वाली, बाकी सारे साइंस वाले ही थे। तो वो आप जब GS1, GS2 और GS3 की करोगे ना, होते तो वही रिलेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना वहाँ के, ऑप्शनल में भी तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब आप करते हो ना, तो आप GS की जब प्रैक्टिस करोगे, वो वाली जब टेस्ट सीरीज देरोगे, तो उन्हीं की तरह आंसर स्ट्रक्चर करना होता है वहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं होता है, बस आपसे थोड़ी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज ज़्यादा मांगता है। बाकी वैसे ही स्ट्रक्चरिंग है, सेम उसकी तरह ही चलेगा। और वहाँ पे जैसे GS1 में आपके पास शीट्स लिमिटेड स्पेस होती है ना, कि इस क्वेश्चन को इतनी स्पेस में अटेम्प्ट करना है। ऑप्शनल के पेपर में आपको स्पेस नहीं देते हैं, वो लाइक नंबर ऑफ पेजेस फिक्स्ड होते हैं, पर वो आप एक क्वेश्चन को आपको ज़्यादा आता है तो आप उसको ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट देन अगेन आपको फिर वो मार्क्स की तरह देखना है। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें ज़्यादा लिख के आ जाओगे, फ़ायदा थोड़ी है, मार्क्स तो आपको 5 ही मिलेंगे। तो आपको थोड़ी मार्किंग के अकॉर्डिंग चलना है। फिर वो आपको GS के पेपर देके ना आइडिया हो जाता है वहाँ से कि कितना लिखना चाहिए और कितना नहीं। उसके लिए तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और फिर कंक्लूजन। तो अब जब मैंने आंसर्स दिए तो मैंने इंट्रोडक्शन बहुत लंबी लिखी हुई थी, तो वो आपको जब आंसर दोगे तो आपको टीचर्स बताएंगे। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन में अगर आप डेटा लिख सकते हो, वेल एंड गुड, कोई डेटा रिलेट कर सकते हो, कोई रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो, उससे ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, कोई रिसेंट का इंसिडेंट हो गया, अब जैसे एक क्वेश्चन था मुझे, वो स्टैम्पीड से रिलेटेड था, है ना, तो मैंने उसमें जैसे रिसेंट में वो RCB परेड का हुआ था, वो मेंशन किया, कुंभ के एग्जाम्पल से शुरू कर दिया। और आंसर्स में ना आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने कोई एक चीज़ लिखी, उसको एग्जाम्पल से प्रूव कर दो, एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर दो। कोई भी चीज़ लिखी ना, एग्जाम्पल दोगे ना आप साथ में, उस पॉइंट का ना वेट बढ़ जाता है, वेट बन जाता है उस चीज़ का। फिर आपको वहाँ पे गलत नहीं वो कर सकते। एग्जाम्पल्स जितने दे सकते हो दो, एग्जाम्पल्स में कमी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। डेटा रिपोर्ट्स और वो सारी पढ़ के रखनी है, और मेंशन भी करनी है कि ये डेटा जो है आपके पास, ये आपको इस रिपोर्ट से आया है, इट प्रेजेंट्स अ गुड इमेज। फिर जैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो साथ में आपको ना इश्यूज, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड ना वो खुद मेंशन करना होता है। वो ऐसा कम होगा कि क्वेश्चंस में वो साथ में लिखा होगा, पर आपको वो मेंशन करना है। उससे आपका एक तो लेंथ तो बढ़ती है, साथ में आप एक ना होलिस्टिक व्यू दे देते हो साथ में। अब जैसे कुछ ना शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपको ना GS1 का पेपर दे रहे हो आप, इट इज़ नेवर ओनली अबाउट GS1, आपको बाकी चीज़ें भी वहाँ पे रिलेट करनी होती है। कोई क्वेश्चन है, उसका आपको पॉलिटिकल एंगल भी देना है, एनवायरमेंटल एंगल भी देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी देना है। तो GS1 का एग्जाम इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट GS1, बाकी चीज़ें भी इंक्लूड हैं, उनको कोरिलेट करना सीखो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। एस्से के लिए क्या करना है आपको, मैंने पर्सनली कोट्स जो होते हैं ना, कोट्स होते हैं, पहले आप यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ देम, ठीक है, जिससे आपका एस्से और इम्पैक्टफुल लगे। एस्से में फिर आपको करना होता है, एस्से में भी ना आंसर राइटिंग की तरह आपको ना डाइवर्स वो लेने होते हैं। मेरा भी एस्से स्टार्टिंग में अच्छे नहीं आ रहे थे, मॉक्स दिए मैंने, तो सर ने गाइड किया, और उसमें था कि आपको ना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देने होते हैं उस चीज़ के। अब जैसे सपोज आपका एस्से है AI पे, ठीक है, तो मैंने AI का साइंटिफिक वो दे दिया, थोड़ा सा मैंने ये कर दिया कि इन्वायरमेंटली हार्म कर रहा है AI, और ऐसे करके, मतलब इस तरीके से। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनका आप सोचते भी नहीं हो। अब जैसे सर ने जैसे मुझे बताया, ये रियल वो है कि जैसे एग्रीकल्चर में क्या AI का यूज़ आ रहा है, ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, AI उसके लिए मैपिंग हो रही है, उससे लैंड का यूसेज बेटर हो रहा है। तो आपको हर एंगल से देखना होता है, हर एक पैराग्राफ जो आप बनाते हो ऐसे में, वो एक अलग एस्पेक्ट को पकड़ना चाहिए। ठीक है, और बेसिक तो वही है। फिर इंट्रोडक्शन दी आपने, इफ़ यू डू इट विद कोट्स अच्छी बात है, रिलेटेबल कोट यूज़ किया है आपने, इम्पैक्टफुल लगता है आपका ज़्यादा ऐसे।
और फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, फिर आपने कंक्लूजन दे दिया। एक जर्नली ट्राई करना ऐसे होपफुल कंक्लूजन विद सॉल्यूशंस दो, ऐसे मतलब सिर्फ जर्नल सी स्टेटमेंट नहीं देनी, एक होपफुल सॉल्यूशन जो आगे को स्टेप्स के साथ हो, तो उससे आंसर अच्छा लगता है, इम्पैक्टफुल बनता है। इंग्लिश तो आई गेस हो ही जाता है सबका, इशू तो हिंदी में ही आता है। और हिंदी का अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ने की कोशिश करो, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, पर्यायवाची हो गए, संधि हो गई, विलोम शब्द हो गए, है ना। और जो अब जैसे लास्ट ईयर के भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शंस आती हैं ऊपर, है ना, कि ऊपर दिए गए शब्दों में से इनके सूटेबल पर्यायवाची चूज़ करके लिखो, है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखो, कॉमन सी बात है, फिर आप जो ऊपर शब्द दिए गए हैं ना, आपने सिर्फ आंसर्स नहीं देखने कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं भी उनका देख लेता। आप ऊपर जो ऑप्शंस में शब्द दिए हैं ना, उनको भी स्टडी करके जाओ, उनके भी पर्यायवाची देख के जाओ। ऐसे 2-3 पेपर का करोगे ना तो आपकी वोकैबुलरी वैसे ही बढ़ जाएगी। और जो बुक्स हैं आपके पास, चोपटा अकेडमी की बुक अच्छी है, उसमें हैं टिपिकल शब्द हैं जैसे पेपर में पूछते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक 10th क्लास की कोई भी बेसिक सी ग्रामर बुक हो जिसमें इन चीज़ों का ज़्यादा मेंशन हो, खूब सारे पेजेस हो इन चीज़ों के, वो कर सकते हो आप, उससे हो जाएगा। एसे राइटिंग और वो थोड़ा सा वो रहता ही है उसमें कि मे बी एग्जामिनर को नहीं पसंद आए, यू कैन नेवर टेल, क्या टॉपिक ही ऐसा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव्स पकड़ के रखो, उधर स्ट्रॉन्ग कर लो, उधर से अपने मार्क्स श्योर कर लो कि 40 मार्क्स तो मुझे यहाँ से लाने हैं, ऐसे में जो कर रही हूँ वो मेरे प्लस होंगे फिर मार्क्स। जैसे आपने ऐसे में बोला कि डाइवर्सिफाई करना है आपको, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डाल देने, जैसे एआई के कुछ पॉजिटिव। हाँ, दोनों हर एस्पेक्ट को कवर करो। कंक्लूजन देना वो सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, कंक्लूजन जो आप दो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स दो, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड दो, एक होपफुल उसमें दो, ठीक है। नेगेटिव उस पर मत एंड करना, होपफुल इसमें। जैसे आपने मेन लिखा था तो जैसे 8 मार्क्स का कितना कंप्लीट किया था आपने, 12 मार्क्स का कितना, जैसे पेज कितने कंप्लीट करते थे वहाँ पे आपको स्पेस होती है, गिवन होती है ना वो, तो मैंने हर क्वेश्चन की पूरी स्पेस यूटिलाइज़ की है। जब आप इधर टेस्ट दोगे ना अकेडमी में, मॉक टेस्ट इसके लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो इनका पेज जो होता है ना ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ इनफैक्ट पेपर में जाके मैं शॉक हुई थी कि यार मेरे पास लिखने को ज़्यादा है, यहाँ पे कम जगह है मेरे पास लिखने को। तो ये अच्छी बात है, जब आपको अकेडमी ज़्यादा के लिए पुश करती है तो कम तो फिर आप कर सकते हो ना उसको मैनेज। तो आपको वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं रहता। अभी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तब आप नंबर ऑफ वर्ड्स पे फोकस करो, ताकि आपको बिना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस दिए आपको आइडिया लगता रहे कि आप कितना वर्ड्स लिख रहे हो। वर्ड लिमिट्स तो आपको पता ही है 8 मार्क्स की कितनी होती हैं, 12 मार्क्स की कितनी होती हैं। और उसमें भी ना वर्ड लिमिट्स पे भी अपने पॉइंट्स पे देखना, आप कितने डाइवर्स पॉइंट्स देख सकते हो। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोशिश करो कि आप कम से कम 6 लिख लो, 12 मार्क्स के लिए कम से कम 10 लिख लो, है ना। उतना पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो कि आप ज़्यादा कंटेंट कितना डिलीवर कर रहे हो रादर देन वर्ड्स। वो फिर स्पेस तो वहाँ पे लिमिटेड होती है, वो ज़्यादा नहीं लगेगी आपको, इतना डेफिनेटली है। आपने क्वेश्चन जैसे डायग्राम कोई डिमांड करते हैं क्वेश्चन, तो आपने डायग्राम मतलब पेन से ही बनानी चाहिए, मतलब पेंसिल से होता है? नहीं, पेन से बनाओ। पेंसिल वगैरह आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, एंड मोमेंट तक आप पेपर लिखते रहोगे वहाँ पे। तो पेन से ही बनाओ, अच्छे हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। अब आई पर्सनली ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाती हूँ, मैं पॉइंट्स में ज़्यादा लिखने में वो रहती हूँ। पर जैसे किसी को आपने कहा स्पेस कैसे कवर करनी, तो डायग्राम से वो ईजिली कवर हो जाती है। तो अगर आपको लगता है आपके पास कंटेंट थोड़ा कम है तो यू शुड ट्राई डायग्राम्स, और वो पेन से ही बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो पेन लेके आए हो दैट्स इनफ। एग्जाम में जैसे 20 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते भी नहीं होंगे, जैसे हाँ। 15 आते होंगे, 5 नहीं आते होंगे, तो उनको लास्ट में छोड़ते हो? हाँ, ये प्री के लिए भी एक गुड क्वेश्चन है। प्री के लिए भी पेपर को ना राउंड्स में अटेम्प्ट करो। पहले आप वो क्वेश्चंस करो जिनको आपको 80 to 100 श्योर है कि हाँ ये मुझे आता है आंसर। फिर आप वही, जैसे मैंने पहली बार जब प्री किया तो मैंने देखा 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे 100% श्योर है कि मुझे आते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जब मैं लगाऊंगी, दोबारा सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी, तो फिर मैं वो वाले करूँगी जो मुझे 50 to 80 श्योर है कि मुझे इतने आते हैं। फिर आप देखो कि नंबर आपका वहाँ पहुँच रहा है। अभी जैसे सपोज मेरे सिर्फ 60 क्वेश्चन हुए हैं वो, ठीक है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मुझे पता है 120 बन रहा है, बट 120 में भी मुझे पता है यहाँ पे मेरे गलत हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फिर लास्ट में फिर मैं 3 राउंड्स लगाती हूँ और फिर वैसे अटेम्प्ट करती हूँ मेंस के पेपर में भी। पर ये जब आपको करना होता है ना, तो आपको थोड़ा फास्ट होना होता है, वो आप प्रैक्टिस से होगे, क्योंकि राउंड मेंस में आप तभी लगा पाओगे जब आप फास्ट हो। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हो,
फिर चाहे वो 12 मार्क्स वाले हों 8 मार्क्स वाले हों, ताकि आप वहाँ पे कुछ ना स्किप करो, वहाँ पे अपना ऑल दे सको, वहाँ पे अपना मैक्सिमम स्कोर करो। फिर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे GS1 में थे क्वेश्चंस ऐसे जो बिल्कुल ही आउट, मुझे नहीं लगता वो शायद ही किसी को आते होंगे कि वो क्वेश्चंस नहीं आते, वो बिल्कुल लास्ट के लिए रखो, क्योंकि अगर सपोज मान लिया वो छूट भी गए हैं तो भी आप ज़्यादा लूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको वैसे ही नहीं आते थे। और मेंस में ट्राई करो कि हर चीज़ अटेम्प्ट कर ही लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके 2-3 शब्द भी अगर वहाँ पे ठीक कैच कर गए, मे बी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर है, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है कि पेपर कंप्लीट हो जाए। जितना जितना आता है पहले वो कर लिया, जो थोड़ा कम आता है उसको सेकेंड राउंड में, फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट के लिए रखने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, लास्ट में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको ऑलरेडी पता था कि हो जाएगा या फिर नहीं पता तो नहीं होता है हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट था, मैं भी ज़्यादा, मुझे क्लू आइडिया नहीं था ना, मैं तो वही टीचर से पूछ के कर रही थी कि रिजल्ट कब आएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था बेसिकली। तो ऐसा था कि एक गुड थिंग थी, मेंस का जो रिजल्ट आया ना उसका ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपने इंटरव्यू के लिए आपने ना जो पहले का पढ़ा होता है वही बस आगे प्रेजेंट करना होता है, मेंस के रिजल्ट की ज़्यादा होती है। तो ऐसा था कि वो मेरे बर्थडे वाले दिन ही आया था रिजल्ट, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि भाई भगवान ने ना अच्छा गिफ्ट दे दिया है मेरे बर्थडे का। और उसके बाद फिर अकेडमी में आके मैंने बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर सीधे वही मेंस की ग्राइंड स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब फाइनली शाम को रिज़ल्ट आया, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, 4 o'clock से ही वो पकड़ के, मुझे पता था आज लास्ट डे इंटरव्यू का, आज रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं फ़ोन पकड़ के पहले ही बैठी थी 4 बजे से ही कि आ जाएगा। एंड फिर 6 बजे तक मैं फ़ोन पकड़ के अब आएगा, बट आ नहीं रहा था रिज़ल्ट। सो आई गॉट टायर्ड और मैंने रख दिया फ़ोन अपना। फिर 7:30 के अराउंड रिज़ल्ट आया, पर मुझे पता नहीं था बिकॉज मैं थक चुकी थी ऑलरेडी वेट कर करके उसकी। फिर मुझे अनुराग सर का ही फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा आपका रोल नंबर यही है ना, नाम तो आपका यही है और आपका रोल नंबर यही है। मैंने बोला हाँ जी सर। कहते हैं तो ठीक है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, रैंक 10 हो आप। आइसक्रीम्ड मैं ये वो नहीं करी, आइसक्रीम्ड आप लोग यहाँ होते तो आपको भी सुनाई दे जाता आइसक्रीम्ड। और फिर मम्मी तो मेरी सबसे ज़्यादा खुश थे, पापा भी वेरी हैप्पी, और बस उसी के साथ कॉल्स आना भी शुरू हो जाते हैं। रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता है तो कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं सबके। फिर पूरा टाइम शाम कैसे अगले 2-3 दिन कैसे पता भी नहीं चलेगा आपको, इतने कॉल्स आ रहे होंगे, इतने सारे विश कर रहे होंगे आपको। यू विल ऑल्सो बी ऑन क्लाउड 9, कुछ आइडिया नहीं लगेगा आपको, बस खुश हो गया आपकी हाँ कुछ आपने मेहनत की थी, आपको रिजल्ट मिल गया है। तो ऐसा रहा। फिर हो गया। जो इंटरव्यू है उसमें ऑप्शनल के क्वेश्चंस भी पूछे हैं या जनरल के? मुझसे ऑप्शनल के ही क्वेश्चंस पूछे थे। मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मुझसे IR के क्वेश्चंस पूछे सारे। और ऊपर से IR आजकल है भी बहुत बर्निंग कि वही रशिया, US और वैसे वैसे मुझसे तो सारे वही क्वेश्चंस पूछे। फिर मुझसे पूछा जो आपको ना वहाँ पे भी एक ड्राफ्ट देते हैं फिल करने को, उस तो मतलब आप अपना पर्सनली स्ट्रांग होकर अपना सारा कि आपने क्यों क्या किया। अब जैसे मैंने क्या किया था, +1 +2 में मैंने PCMB रखा हुआ था, बोथ रखा था मैंने। और फिर मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स को स्विच किया। अब मुझे पता है जैसे ये डाउट वाली चीज़ें हैं मेरे उसमें, है ना, तो इस पे मुझे क्वेश्चन करेंगे, तो वो सब चीज़ें आप ना क्लियर करके ऑलरेडी जाओ, आपने क्यों किया है ये ऐसे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे NIT हमीरपुर के ही थे, स्पेशली लड़के सब NIT हमीरपुर मेरे इंटरव्यू वाले दिन। तो उनसे ये क्वेश्चंस हर किसी से पूछें कि आप दूसरी कॉर्पोरेट में क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, आप यू कुड अर्न सो मच, आप बाहर भी जा सकते हो, तो आप इधर क्यों आ रहे हो। तो जो चीज़ें आपने डिसीजन लिए हैं ना, उनका गुड प्रेजेंट अच्छे से रीजनिंग प्रेजेंट करो वहाँ पे कि आपने क्यों ये डिसीजन लिया है एंड यू आर श्योर ऑफ इट। तो ऑप्शनल से बहुत पूछते हैं, और ये मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी सुना है बोलते हुए कि ऑप्शनल से बहुत आता है, ऑप्शनल से ही ज़्यादा पूछते हैं इनफैक्ट, और जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे। देखो जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है ना, उनको मैं ये कहती हूँ कि आप टाइम के अकॉर्डिंग मत चलो, फिर आप गोल्स के अकॉर्डिंग चलो। आप अपने लिए ना दिन में गोल सेट कर लिया करो कि आज मुझे ज्योग्राफी के ये सपोज 14 पेजेस पढ़ने हैं, तो ये पढ़ के रहने हैं मैंने। फिर अब मैं ये रात को 12 बजे करूँ, या फिर ये सुबह सुबह मेरे 5 बजे, मतलब सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाए मेरे। हाँ, टॉपिक पे फोकस कर लो फिर आप। और अगर आपको जैसे डे पर डे में मुश्किल आती है तो वीक के गोल्स रख लो, ठीक है, पर ये करो कि इस वीक में ये गोल्स कंप्लीट करने हैं। वो टाइमिंग फिर अपने अकॉर्डिंग वो कर लो। जिनको टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है उनको तो मैं यही कहती हूँ कि आप गोल वाइज चलो, आप टाइम वाइज मत चलो, फिर टाइम स्लॉट मत करो अपने लिए सिलेक्ट। जब टाइम मिले कंप्लीट करो। और इसमें क्या होता है, टॉपिक वाले में जब आप करते हो ना, तो टॉपिक अगर आपका जैसे पहले ख़त्म हो जाए सपोज, ठीक है, आपके पास दिन बचा है अभी, तो आप और टॉपिक्स भी ऐड कर लेते हो, फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। वो मोटिवेशन खुद अंदर से आ जाता है ना कि वाह आज तो बहुत प्रोडक्टिव दिन रहा, और भी पढ़ लिया मैंने। वो आपको आगे भी हेल्प करता है अगर आप गोल वाइज चलते हो, टॉपिक वाइज चलते हो तो।
मैम जैसे अपने प्री दिया था जब आपने, तो आपको क्लियर हो गई मेरा प्री मतलब कि हो जाएगा? आंसर की आ जाती है साथ में 1-2 दिन में ही। तो मुझे था कि हाँ, जितना आप बता रहे थे प्रिडिक्टेड कट ऑफ, तो उससे तो मार्जिन बन रहा था मेरा। तो आई वाज श्योर। थोड़ा सा डाउट बताऊँ कब आता है, जब पेपर में ना थोड़े क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, एक आध क्वेश्चंस, तो उनमें अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे हो ना तो उनका डाउट रहता है। तो मुझे भी उन चीज़ों का डर था, बट आई हैड गैप, अच्छा खासा गैप था मेरा। तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, प्री तो क्लियर हो जाएगा मेरा। और फिर रिजल्ट भी ज़्यादा टाइम तो लगाता नहीं है, 20 डेज़ में आ जाता है। फिर आप श्योर हो जाते हो। आपने अगर आपका प्री हो या ना हो, आप लोगों ने फाउंडेशन बैच लिया है, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी आपने ऑसम का बैच लगाना है, चाहे प्री क्लियर हो या ना हो आप। क्योंकि उस टाइम में अगर क्लियर हो गया है तो आपको पढ़ना ही है मेंस का। नहीं क्लियर हुआ है तो आप उस टाइम में ना आपने ये मेंटली लेके चलना है कि आपका भी बस तभी आ रहा है मेंस। मैंने भी ये सोच के रखा था प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। मैंने भी ऑसम बैच में पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, रिजल्ट आया नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा। मैंने तो मेंस का पढ़ना ही है और ऐसे ही पढ़ना है कि मेरा मेंस होने वाला है। आप उस टाइम पे जो प्रिपरेशन करोगे ना, वो आपकी साल भर की प्रिपरेशन से ज़्यादा होगा उस टाइम पे, अगर आप वो माइंडसेट लेके चलोगे कि मेरा मेंस है और मुझे उसके लिए करना है, यही टाइम है मेरे पास, वो आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन से ज़्यादा होगा। तब एकेडमी भी आपको रोज़ क्वेश्चंस देगी, 2 क्वेश्चंस, और वो चेक होके आ जाएंगे अगले दिन या 2 दिन में आ जाएंगे वो आपके पास चेक होके। तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो ऑसम का बैच। सब लगाना, बहुत हेल्पफुल होता है वो। उसमें आपने ऑनलाइन बैच लिया था या ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन था, ऑफलाइन तो चंडीगढ़ में था। मैं पूरा टाइम धर्मशाला में ही रही हूँ। ऑनलाइन बैच लिया था। और नोट्स जो होते हैं वो तो फिर आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप इनसे भी ले सकते हो नोट्स। तो मैंने तो प्रिंट करवा लिए थे थोड़ा एडवांस में मांग के, ताकि मैं टेस्ट सीरीज़ के साथ चल सकूँ। टेस्ट सीरीज़ और ऑसम बैच जो था उनका टाइमिंग ऐसा था, टेस्ट सीरीज़ पहले स्टार्ट हो रही थी साथ में। तो मैंने नोट्स पहले ले लिए थे सर से रिक्वेस्ट करके, उनको प्रिंट करा लिया। फिर मैं वो पढ़ रही होती थी साथ में, ऑसम की क्लास भी जहाँ पे वो टेक्निक सिखा रहे हैं आंसर राइटिंग की, वो भी लगा रही हूँ साथ में। तो हो जाता था फिर उससे। और रोज़ के 2 क्वेश्चंस वो रात को अटैम्प्ट करूँगी, भेज दूँगी, फिर वो अगले दिन शाम तक आ जाते थे चेक होके। और उसमें साथ में वो भी, और स्टार्टिंग में ना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो मेरे भी बहुत बुरे बुरे मार्क्स आए हैं। और उससे पर डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। फेलियर्स होते हैं, आपको सिखाने के लिए होते हैं वो, ठीक है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी व्यू करना है। मेरा भी जस्ट प्री से पहले ना मेरा SSP था एफकैट का, और मैं वहाँ पे स्क्रीन आउट होगी। मुझे लगा नहीं था मैं स्क्रीन आउट होंगी वहाँ पे, बट मैं स्क्रीन आउट होगी वहाँ पे। मुझे भी बहुत मतलब फेलियर था मेरे लिए, और मुझे मेरा पहला SSP अच्छा नहीं गया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस चीज़ को लेके। बट आपने नेक्स्ट जो चीज़ होता है ना, आपका नेक्स्ट आने वाला होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो हो चुका है वो उसको कर दो, वहाँ से सीखने को जो मिलता है ना वो ले लो। मुझे लगा वहाँ पे मेरी ये थी कि मैं माइंडसेट अच्छा नहीं लेके गई थी। मैं वहाँ पे ना ऐसे लेके गई, क्या पता क्या करेंगे, थोड़ा डाउट माइंडसेट लेके गई थी। जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। आप पढ़ रहे हो, आपने पूरा साल लगाया है, कुछ रीज़न है, कुछ तो पढ़ के आए हो ना, तभी आप मेंस दे रहे हो, तभी आप प्रीलिम्स भी दे रहे हो, पढ़ रहे हो आप, इसलिए दे रहे हो। और आपको आएंगे क्वेश्चंस, क्या पूछेंगे, HPG के होगा, नॉर्मल सी चीज़ें होंगी। कॉन्फिडेंस के साथ देना है, अच्छा माइंडसेट लेके जाना है। क्वेश्चंस अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे बड़े कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, तो भी आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। चांसेस ये होते हैं कि वो सब ऐसे फील कर रहे हैं, तो वहीं पे आप मार्जिन बनाओ अपना। जहाँ पे सब लैग कर रहे हैं वहीं पे आप अपना मार्जिन बनाओ, माइंडसेट अच्छा रखो, अच्छे से अटेम्प्ट करो, हो जाता है। इस एग्जाम के लिए आप किससे इंस्पायर हुए थे? सी मेरा तो बचपन से यही था एक्चुअली। मैंने आपको बताया, मैंने +1 +2 में मैंने साइंस रखा था। वो पेरेंट्स क्योंकि इंडिया है, पेरेंट्स तो फिर साइंस रखो, तो मैंने साइंस रखा था। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन, कोविड वाला साल था मेरी 12th, तो मैंने उस टाइम पे मुझे बहुत सारा टाइम था, तो मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि अब आगे करूँगी तो अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगी, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगी, तो फिर उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है ना कि ये करियर और वो सब। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अब वही ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अब मैं खुद डिसीजंस ले रही हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे है, वो मैं लेने को तैयार हूँ, और अब मैं खुद करूँगी। अब पेरेंट्स तो थोड़ा लड़ झगड़ के आर्ट्स रख लिया था मैंने, और फिर आगे प्रूफ भी करना था। अब उनको आर्ट्स रखा है तो आगे प्रूफ भी करना है, तो थोड़ा वो प्रेशर भी होता है पेरेंट्स का। घर पे ही रहती हूँ मैं, आपने देखा ही होगा मुझे मेरी सिस्टर के साथ। तो थोड़ा पेरेंट्स का भी सपोर्ट भी होता है और प्रेशर भी होता है, उसको पॉजिटिवली लेना होता है कि पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इन्होंने मेरी बात मानी है, नाउ इट्स माय टर्न कि मैं इनको प्रूव करूं कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ, और फिर द रिजल्ट इज हियर। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, जो मोटिवेशन आई है ना एग्ज़ाम को क्रैक करने की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हो गया, हो जाए, सेशन ख़त्म करें, ओके।
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ इंटरेक्ट करके. और नेक्स्ट टाइम आई होप आप सबके नाम देखूँ मैं लिस्ट में, है ना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.